नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डीसी जनरेटर की कार्य प्रणाली के बारे में कि डीसी जनरेटर के कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले जो डीसी जनरेटर होता है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या है कि जनित्र द्वारा उत्पन्न किया गया विद्युत वाहक बल प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला होता है, क्योंकि चालक लूप के 180 डिग्री घूमने के बाद उसकी चुंबकीय फ्लक्स के छेदन की दिशा बदल जाती है। मशीन से प्राप्त होने वाला विद्युत वाहक बल एसी है अथवा डीसी, यह आउटपुट प्राप्त करने की विधि पर निर्भर करता है, जिसमें दो तरह की विधि बताई गई है, स्लिप रिंग विधि और स्प्लिट रिंग विधि। तो हम स्लिप रिंग विधि के बारे में जान लेते हैं। इस विधि में आर्मेचर लूप को दो स्लिप रिंग की सहायता से जोड़ा गया है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो लूप खंड ए बी होता है, लूप खंड ए बी होता है, तो वो दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करने के दौरान वो उत्तरी ध्रुव के समीप रहता है, तो वो धनात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। और यही लूप खंड जब दक्षिणी ध्रुव के समीप रहता है तो ऋणात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तो क्या होता है कि स्लिप रिंग 2 में आधे समय के लिए धनात्मक विद्युत वाहक बल एवं आधे समय के लिए ऋणात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है स्लिप रिंग 2 में। और यही इसी के विपरीत स्लिप रिंग 1 में आधे समय के लिए ऋणात्मक विद्युत वाहक बल और वही आधे समय के लिए धनात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और एक ही समय में क्या होता है कि इसमें प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्लिप रिंग की जो आउटपुट होती है, स्लिप रिंग से जो आउटपुट प्राप्त होता है वो प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला होता है। हमारा दूसरा है स्प्लिट रिंग विधि। यदि दो स्लिप रिंग के स्थान पर दो भागों में विभक्त एक स्लिप रिंग स्प्लिट रिंग की भांति प्रयोग करें, यानी कि दो स्लिप रिंग है, उनमें से एक स्लिप रिंग को दो भागों में विभक्त एक स्प्लिट रिंग की भांति प्रयोग करें, तो ब्रश ए सदैव धनात्मक एंड ब्रश बी सदैव ऋणात्मक होता है। ऐसा स्प्लिट रिंग मेथड में होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि स्प्लिट रिंग अगर है तो ये सीधे कम्यूटेटर स्वभाव वाला होता है, जो कि डीसी देता है। हमने कम्यूटेटर के रिलेशन में जाना था कि आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक बल अगर वो कम्यूटेटर से उत्पन्न होता है तो वो विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ को डीसी के रूप में प्रदान करता है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। क्या होता है कि जब लूप खंड ए बी वामावर्त दिशा में घूर्णन करता है तो उस दौरान वो उत्तरी ध्रुव के समीप रहता है, किसके नॉर्थ पोल के समीप रहता है, जिससे वो धनात्मक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, जिससे ब्रश ए सदैव धनात्मक विद्युत वाहक बल रहता है। स्थिति ई में हम देख लेते हैं। स्थिति ई में आप देख सकते हैं कि जो धनात्मक विद्युत वाहक बल है वो ब्रश ए पर है। और यही लूप खंड ए बी जब दक्षिणावर्त दिशा में घूर्णन करते हुए
दक्षिणी ध्रुव के समीप पहुंचता है, साउथ पोल के समीप पहुंचता है, तो यह ऋणात्मक विद्युत वाहक बल देता है। यह ऋणात्मक विद्युत वाहक बल देता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देता है, जिससे जो स्प्लिट रिंग होता है वो ब्रश बी के संपर्क में होता है, जिससे ब्रश जो बी है, ब्रश बी वो ऋणात्मक विद्युत वाहक बल रहेगा। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिति ई में जो स्प्लिट रिंग रहता है वो ब्रश ए के संपर्क में रहता है, जिससे वो धनात्मक विद्युत वाहक बल, और जब स्थिति जी होती है तो इसमें जो स्प्लिट रिंग होता है वो ब्रश बी के संपर्क में रहता है, जिससे वो ऋणात्मक विद्युत वाहक बल देता है और आउटपुट में हमको ऋणात्मक चार्ज देता है। दोस्तों, अगर लूप खंड ऊर्ध्व स्थिति में है, स्थिति एफ और स्थिति एच को आप देख सकते हैं कि ये जो लूप खंड है ये ऊर्ध्व स्थिति में है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है वो नगण्य मात्रा में होता है, बहुत अल्प मात्रा में होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो लूप खंड के बीच से होकर निकल जाती है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स का कोई छेदन नहीं रह जाता, इसलिए इसमें विद्युत वाहक बल नगण्य मात्रा में रहता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।